गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह की टीचर चंद्रिमा बैनर्जी फिर से आपके सामने हूँ। वो टॉपिक है टेंस। इंग्लिश विषय है टेंस, जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो चार्ट दिखाने जा रही हूँ चार्ट पेपर में, जिसमें मैंने टेंस को बहुत तरीके से 12 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। आपको एक बार क्लोज करके दिखाऊंगी ताकि उसको आप अगर चाहो तो नोट भी कर लो। चलिए चलिए आपने चार्ट पेपर देख लिया है, उसको आप नोट डाउन भी कर लेना। अब हम लोग जानेंगे कि टेंस होता क्या है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम टेंस को समझें। टेंस को समझने के लिए सबसे पहले वर्ब को समझना जरूरी है। वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया कोई भी काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। जैसे टीचर पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाना और पढ़ना ये हो गया क्रिया। या वो लड़की गा रही है, तो वो क्या कर रही है, गा रही है। तो कोई भी शब्द को जब करने का बोध, कोई काम के करने का बोध हो, तो उसे हम क्रिया बोलते हैं। अब इससे टेंस का क्या लेना देना। मान लीजिए वो काम कब हो रहा है, जब क्रिया का समय का बोध करवाते हुए कुछ शब्द हमारे सामने आए, तो उसे हम टेंस बोलते हैं। यानी काम कब हो रहा है, जब हमें समय का पता चले, तो वो समय का पता चलाने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस। यानी क्रिया का समय का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उसे हम टेंस बोलते हैं, या हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब बोर्ड में मैंने बना के रखा है आपके लिए चार्ट। टेंस 3 प्रकार के। सबसे पहले पास्ट टेंस यानी भूतकाल, उसके बाद आ गया प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और तीसरा आ गया फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ये मुख्य 3 प्रकार के टेंस हो गए, लेकिन इनके भी कुछ विभाजन हैं। इनके 4 प्रकार के विभाजन हैं। हर एक टेंस के 4 प्रकार के विभाजन हैं। पहला सिंपल, दूसरा आ गया कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी अगर हम देखें पास्ट टेंस को, तो पास्ट टेंस को हम 4 विभाजन में विभाजित कर सकते हैं। पहला हो गया सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वही हम प्रेजेंट टेंस को ले लें, उसको भी हम लोग उसी प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह हम लोग फ्यूचर को भी कर सकते हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और चौथा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल अगर हम देखें तो टेंस कितने प्रकार के हुए। अगर हम टोटल यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के डिविजन्स को ले ले, विभाजन को ले ले, तो हम देखेंगे कि टोटल टेंस हो गए 12 प्रकार के। और आज हम उन्हीं 12 प्रकार के नियमों को देखेंगे, यानी हर एक टेंस पे नजर डालेंगे और कहाँ हमें कौन सा टेंस यूज करना है और उसका फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार से हम टेंस को यूज करके एक अच्छा या पूरा सटीक वाक्य को बना सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल को लेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस को लेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वर्तमान सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है। ना तो बीता हुआ कल, ना आने वाला कल, यानी आज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज को यानी प्रेजेंट को लेके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। मान लीजिए इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। उससे भी पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी जो मैं थोड़ा सा मिस कर चुकी हूँ। यहाँ देखिए, ये हो गया वर्ब, जैसे मैंने आप लोगों को क्रिया को बोला है, ठीक है, वर्ब यानी क्रिया।
जैसे हमारे हाथ के 5 उंगलियां होते हैं, उसी तरह क्रिया के भी 5 रूप होते हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि हम टेंस को बहुत अच्छी तरह जानना चाहेंगे। इसीलिए मान लीजिए कितने प्रकार के हैं वर्ब, कितने रूप में आ रहे हैं नजर, वर्ब 1 यानी V1, वर्ब 2 यानी V2, वर्ब 3 यानी V3, वर्ब 4 यानी V4 और वर्ब 5 यानी V5। ये 5 प्रकार से हम वर्ब को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक वर्ब ले लेते, एक क्रिया शब्द ले लेते, जैसे मान लीजिए जाना यानी गो, जिसे हम बोलते हैं गो इंग्लिश में। गो हो गया सबसे पहला स्तर का शब्द यानी V1। देखिए हमने गो को लिख दिया है V1 के ऊपर, गो हो गया V1। गो का ही V2 रूप क्या हो जाएगा, वेंट। गो का ही V3 रूप क्या हो जाएगा, गॉन। गो का ही V4 रूप क्या हो जाएगा, गोइंग। और गो का ही V5 रूप क्या हो जाएगा, गोस। इसी तरह हम एक एक क्रिया शब्द को 5 रूप में देख सकेंगे। उसी तरह एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। देखिए एस लिखा है मैंने सब्जेक्ट के लिए। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है, क्या ये मैथ्स साइंस जैसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट यानी हिंदी में जिसे हम बोलेंगे कर्ता, यानी जो काम को कर रहा है उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे उसके ठीक नीचे देखिए मैंने ओ लिखा है। ओ का अर्थ है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यानी जब कर्ता कोई काम को किसी चीज के द्वारा कर रहा है तो जिसके द्वारा वो काम हो रहा है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राजू इज रीडिंग अ बुक। राजू क्या कर रहा है, राजू एक किताब को पढ़ रहा है, तो राजू हो गया सब्जेक्ट। कौन किताब को पढ़ रहा है, राजू। राजू क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, तो रीड क्या हो गया, काम का करना यानी वो हो गया क्रिया शब्द। और क्या कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, एक बुक के द्वारा, तो बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी राजू हो गया सब्जेक्ट, रीड हो गया क्रिया शब्द यानी वर्ब, और बुक हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है हमारा पूरा वाक्य। तो ये जानना जरूरी है ताकि हम टेंस को अच्छी तरह से जान सकें। अब चलिए वापस हम लोग आते हैं सिंपल टेंस में, जहां से हम शुरू किए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी बोर्ड पे लिख के, एक मिनट। Present tense इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि S मतलब सब्जेक्ट, S प्लस V1 या V5 दोनों में से कोई भी एक प्रकार को हम यूज कर सकते हैं। V1 और V5 पहले ही मैंने बता दिया आप लोग को। V1 यानी वर्ब 1 और V5 यानी वर्ब 5, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट अगर है आपको, जैसे मैंने बोला राजू रीड्स अ बुक, ये हो गया एक वाक्य जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। राजू क्या हो गया, राजू हो गया सब्जेक्ट। रीड्स क्या हो गया, ये V1 है या V5, V5 है, यानी V5 यानी वर्ब 5, और बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से हम सब्जेक्ट और या V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट से हम बना सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस। अब हम लोग ये जान लेंगे कि कहाँ V1 और कहाँ V5 का इस्तेमाल करना है। V1 यानी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का जो सबसे पहला स्तर का शब्द है, बेसिक शब्द है, उसको हम V1 बोलेंगे। और V1 के साथ यानी बेसिक शब्द के साथ जब हम S या ES लगा देंगे तो वो बन जाएगा V5। तो हम कहाँ V5 और कहाँ V1 लगाएंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम V1 लगाएंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम V5 लगाएंगे, वो हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के क्या क्या हुए, एक हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट।
यानी एक हो गया एक वचन वाले कर्ता और दूसरे हो गए बहुवचन। एक वचन में क्या क्या आ जाएंगे? एक वचन में आएगा ही, शी, इट। जैसे ही हम 4-5 लड़कों के लिए नहीं बोलते, ही हम सिर्फ एक लड़के के लिए बोलते हैं। शी बहुत सारी लड़कियों के लिए नहीं बोलते बल्कि एक लड़के के लिए बोलते हैं। और इट हम बहुत सारे सामान के लिए नहीं बोलते, एक सामान के लिए बोलते हैं। या फिर मान लीजिए मेरा नाम चंद्रिमा है, चंद्रिमा जब बोलेंगे तो एक ही इंसान के लिए बोलेंगे, है ना। तो ये सारे हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? V5, यानी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? या तो s लगाएंगे या तो es लगाएंगे। तो यहां देख लीजिए, ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग V5 लगाएंगे। और I, you, we और they के साथ हम क्या लगाएंगे? जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या लगाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे V1। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं कि हम लोग किस किस परिस्थिति में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो दैनंदिन रूटीन है, आपका दैनंदिन रूटीन क्या था? मान लीजिए कुछ दिनों पहले ही आप मान के चलिए स्कूल जाना, ठीक है। चिल्ड्रन गोज टू स्कूल, ठीक है। तो हम कोई भी दैनंदिन काम के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर मान लीजिए हैबिट के लिए, कोई भी आपका हैबिट है, मान लीजिए आपका हैबिट है सुबह सुबह उठ के नहाना, तो आप क्या बोलिएगा? आई टेक बाथ डेली, मैं रोज सुबह उठ के नहाता हूँ। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट, यानी कोई भी दैनंदिन काम के लिए या कोई भी हैबिट वाले एक्शन को बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। दूसरा, आप मान लीजिए यहाँ पे आप लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, पर्सनल फैक्ट बताना चाहते हो। पर्सनल फैक्ट मतलब मान लीजिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? आई सिंग वेल, यानी मैं अच्छा गाना गाती हूँ। तो ये हो गया पर्सनल फैक्ट। या फिर मान लीजिए यूनिवर्सल फैक्ट बताना चाहते हैं, यानी जो कि युगों से चला आने वाला सच। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्योदय ईस्ट से होता है और सूर्यास्त वेस्ट से। क्या ये सच कोई बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे 4 चीजों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो 4 चीज एक बार फिर से हम लोग रिफ्रेश हो लेते हैं। एक हो गया डेली रूटीन, दूसरा हो गया हैबिचुअल एक्शन, तीसरा हो गया पर्सनल फैक्ट, चौथा हो गया यूनिवर्सल फैक्ट। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग दूसरा में आएंगे, दूसरे टेंस में आएंगे जिसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानने से पहले एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहूंगी, कंटिन्यूअस का अर्थ क्या है। कंटिन्यूअस अगर हम सिंपल सेंस में भी समझें तो कंटिन्यूअस का अर्थ है कोई भी चीज का लगातार होना, यानी शुरू से जब हम बात कर रहे हैं तब भी वो काम हो रहा है और आगे भी वो काम चलने का अनुमान मिल रहा है। तो लगातार कोई भी चीज का होना को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो वर्तमान में जब कोई चीज के बारे में, कोई काम के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो काम उस समय हो ही रहा है, तो हम उस टेंस को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई थिंक बहुत क्लियर है। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला देखेंगे कि वो क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हम देखें उसका फॉर्मूला, तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस आपका आएगा इज या फिर एम या फिर आर प्लस वी
फोर, कौन सा रूप में यूज होगा वर्ब? V4, और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी आपको एग्जाम्पल से स्पष्ट करती हूं, सीता इज, V4 है तो हम लिखेंगे रीडिंग। रीड का क्या हो जाएगा? रीड अगर वर्ब है तो उसका V4 फॉर्म क्या हो जाएगा? रीडिंग। अ बुक, बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम एक आराम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक सेंटेंस को बना सकते हैं। सीता हो गया सब्जेक्ट, सीता के साथ एक हेल्पिंग वर्ब आ गया जो कि इज है, उसके बाद रीडिंग हो गया V4 फॉर्म ऑफ वर्ब और बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम आराम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म को एक सेंटेंस में ढाल सकते हैं। अब हम लोग आएंगे, अब फॉर्मूला को ध्यान से आप फिर से एक बार दोहरा लो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस एम आर को किस परिस्थिति में यूज करेंगे, यानी कि इस एम आर तीनों तो एक साथ नहीं लिख सकते। इस कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा, आर कहाँ यूज होगा, इसका एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह हमारे मन में अभी भी है। तो ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है सब्जेक्ट पे। अब आप देखिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम इस लगाएंगे, कौन सा के साथ एम, कौन सा के साथ आर। देखिए सबसे पहले आई के साथ कोई भी परिस्थिति में एम का प्रयोग नहीं। आई के साथ, आई अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ कोई भी परिस्थिति में किसका प्रयोग होगा? एम का। दूसरा देख लीजिए, ही, शी, इट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा? इज। और दूसरा यू, वी और दे, इसके साथ यूज होगा आपका आर। यानी फिर से मैं दोहरा दूं, अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ यूज होगा एम। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ यूज होगा इज। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यानी वी, दे, यू, तो उसके साथ यूज होगा आर। आई थिंक ये क्लियर है आपको। अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, यानी कौन से परिस्थिति में हम वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूला में ढाल के लिखेंगे। सबसे पहला चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस जगह पे हम लोग यूज करेंगे जब काम चल ही रहा है, जब हम वर्तमान में उसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, यानी सीता, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, सीता इज रीडिंग अ बुक, यानी क्या सीता उस किताब को पढ़ चुकी है? बिल्कुल नहीं। मैं जब उसके बारे में बात कर रही हूँ तब भी सीता एक कोने में बैठ के उस बुक को खोल के पढ़े जा रही है और शायद कुछ आगे के कुछ घंटों तक वो पढ़ने वाली है। यानी वो पढ़ने का काम जो है वो आगे भी लगातार चलने वाला है। ठीक है, दूसरा का किस परिस्थिति में हम इसको यूज करेंगे? जब कोई वर्तमान में कोई परिस्थिति में बदलाव है तो उस बदलाव को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी का वर्तमान बदलाव क्या है? वो है कोरोना के चलते जो ये सब बदलाव आ रहा है। कोरोना का बहुत जल्दी से चारों जगह पूरे विश्व भर में फैलना, कोरोना जैसे वायरस का, वो हो गया सबसे बड़ा बदलाव आज के युग का। तो इसको हम कैसे बताएंगे? कोरोना वायरस हो गया सब्जेक्ट, इज, कोरोना वायरस एक नाम है तो उसके साथ इज आ गया। कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग रैपिडली, कोरोना वायरस इज क्या हो रहा है? स्प्रेड कर रहा है, तो उसका V4 हो गया स्प्रेडिंग। कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग रैपिडली, रैपिडली मतलब बहुत जोरों से फैल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहाँ फैल रहा है? पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, यानी वर्ल्ड हो गया ऑब्जेक्ट। तो कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग रैपिडली ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये फैल रहा है। तो इस तरह के वर्तमान में बदलते हुए कुछ परिस्थिति को जब हम दर्शाना चाहेंगे तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में उस सेंटेंस को लिखेंगे। और एक चीज,
टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन मतलब मान के चलिए कि अभी जो एक लड़की है जिसका नाम है रीता, वो स्विमिंग सीख रही है। क्या वो अभी स्विमिंग सीखेगी तो लगातार सीखते ही जाएगी? बिल्कुल नहीं। एक समय आएगा जब उसका सीखने का कार्यक्रम खत्म होगा और वो सीख चुकी होगी, तो उसका जो ये एक्शन है ये चिरस्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। तो इस तरह के अस्थायी एक्शन के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट जैसे मान लीजिए रीता इज लर्निंग टू स्विम। रीता क्या कर रही है? वो स्विम करना सीख रही है। रीता इज लर्निंग टू स्विम। अब दूसरा आ गया, टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट। मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्या मेरा पढ़ाने का कार्यक्रम चलते रहेगा? बिल्कुल नहीं। एक समय के बाद, शायद 40 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग जब कोई टेम्परेरी परिस्थिति के बारे में बात करते हैं, अस्थायी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अस्थायी कामों के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग तीसरा टेंस पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट से क्या समझ में आता है? परफेक्ट का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ कि एक बच्चा एक निबंध लिखा। निबंध लिखने खत्म करने के बाद, समाप्त करने के बाद वो एक टीचर के पास ले गया और बोला कि देख लीजिए मैडम। मैडम उसको चेक की और बोली परफेक्ट। यानी कोई भी काम खत्म होने के बाद जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, जब वो कैसा हुआ है ये हम समझाते हैं। अगर बहुत अच्छा हुआ तो हम बोलते हैं परफेक्ट। यानी कहीं ना कहीं काम के खत्म होने का एक बोध है। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी बिल्कुल उसी तरह है कि कभी भी कोई भी काम जो हो रहा है, जब उसके खत्म होने का एक अनुमान लगाया जाता है, एक बोध करवाया जाता है, तब हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला। यहाँ देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है, सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। यहाँ कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज हो रहा है? V3 यानी वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। मिस्ड, आई मिस्ड अ बस। आई हो गया सब्जेक्ट, मिस्ड यहाँ पे हो गया आपका V3 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया आपका बस हो गया। ठीक है, आई हैव मिस्ड अ बस, यानी मैं बस को मिस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज है प्लस V3 है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये बताइए कि हम हैव और हैज जो है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहले भी हम देख चुके हैं कि हैव हैज जो है वो किस पे निर्भर करता है? सब्जेक्ट पे। इसी तरह यहाँ भी हैव और हैज जो है वो सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। जैसे यहाँ मान लीजिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अब आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट से वाकिफ हो चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट। ही, शी, इट या किसी के कोई भी पर्सन का जब नाम हो, जैसे रीता, सीता, राम, राजू, रोहन, कोई भी नाम हो, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। ठीक है, और कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी आई, यू, वी, दे, तो क्या यूज करेंगे हम? हैव। तो इसी तरह से हम हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब हम लोग कहाँ पे ऐसे टेंस का यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, कौन सी परिस्थिति में इस्तेमाल करना है, उस चीज को हम जान लेंगे। जैसे मान लीजिए पहला परिस्थिति, जब कोई भी काम के खत्म होने का बोध हो लेकिन वो काम फिर से हो सकता है ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा हो, तो वैसे परिस्थिति में हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस के लिए वेट कर रही थी लेकिन अचानक पता चला मुझे कि बस तो चली गई, यानी बस मिस हो गई। आज मैंने बस को मिस कर दिया, मतलब बस निकल गई।
मान लीजिए आज मेरी बस निकल गई, लेकिन आने वाले कुछ सालों में या कुछ दिनों में फिर से वो काम यानी बस मेरी छूट नहीं सकती है, ऐसा कोई गारंटी दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह जो काम अभी हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन आने वाले कुछ समय में वो काम फिर से हो सकता है, वैसे परिस्थिति या वैसे कामों के लिए हम कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स। मैंने इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मैं स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मेरा काम पढ़ाने का काम खत्म हो गया है, लेकिन आगे के सालों में या आगे के दिनों में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसा भी तो नहीं है। यानी मेरा पढ़ाने का कार्यक्रम फिर से मैं शुरू कर सकती हूँ या मैं किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश फिर से पढ़ा सकती हूँ। तो इस तरह के परिस्थिति में हम कौन से ऐसे वाक्य में हम कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है। और दूसरा, एक बहुत ध्यान दें कि काम के खत्म होने का बोध है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन काम कब खत्म हुआ ये नहीं बताया जा रहा है, यानी कोई निर्धारित समय इसके लिए नहीं दिया जा रहा है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निर्धारित समय नहीं दिया जा रहा है। आई हैव मिस्ड द बस, मैंने बस मिस कर दिया है, लेकिन क्या ये बताया जा रहा है कि मैंने बस कब मिस किया? बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि बस मिस हो चुकी है, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम या निर्धारित समय नहीं दिया जा रहा है। और यही फर्क करवाता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट के बीच में, यही फर्क होता है। सिंपल प्रेजेंट में एक निर्धारित समय दिया जाता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कोई निर्धारित समय नहीं दिया जाता है। आप देख लो, सिंपल प्रेजेंट में जॉन गोज टू चर्च एवरी संडे, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। जॉन जो है क्या करता है? हर संडे को चर्च जाता है। ठीक है। तो यहाँ हर संडे यानी एक निर्धारित समय दे दिया जा रहा है, एक निर्धारित दिन दे दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ जब मैं बोल रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में दैट आई हैव मिस्ड द बस, यहाँ कोई समय दिया जा रहा है क्या? कोई क्षण, कोई समय नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस, यानी फर्क हो गया सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट में। इस तरह से हम इस दोनों में डिफरेंस यानी अलग अलग दोनों टेंस को कर सकते हैं। अब हम लोग चौथा प्रेजेंट टेंस पे आते हैं। चौथा टेंस जो है प्रेजेंट वर्तमान कंडीशन में, प्रेजेंट कंडीशन में, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए ये दो टेंस का समूह है, दो टेंस से बना हुआ है। एक हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दोनों को मिला के हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उन कामों के बारे में बोलता है, उन परिस्थिति के बारे में बोलता है, ऐसा काम जो कि अतीत में यानी जो शुरू हो चुका है और जो निरंतर चले आ रहा है वर्तमान कंडीशन में भी। यानी मान लीजिए कि मैं कुछ देर पहले पढ़ाना शुरू की हूँ और अभी भी मैं पढ़ा ही रही हूँ, तो ये जो कंडीशन है, जो कि काम शुरू हुआ है कुछ देर पहले और वो चलते आ रहा है और आगे भी वो चलेगा, तो ऐसे कंडीशंस को हम बोलते हैं, किस टेंस में हम उस वाक्य को बताएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी जो काम शुरू हुआ, चल रहा है और आगे भी चलेगा, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग आते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है ये जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बीफोर प्लस, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, BEEN बीन प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 4 PM। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 4 PM। मैं बस के लिए वेट कर रही थी
कब से? 4 बजे से, यानी मैं 4 बजे से बस के लिए वेट कर रही हूँ और अभी भी करती जा रही हूँ, यानी बस अभी भी नहीं आई है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अब हम ये जानेंगे, हैव तो हम जान ही चुके हैं कि किस परिस्थिति में कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज का इस्तेमाल होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव का। हैज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, और हैव होगा प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी, दे। नाउ अभी हम लोग जानेंगे कि फॉर और सिंस कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या हर एग्जाम्पल, हर वाक्य में हम फॉर या सिंस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम ये जानेंगे कि फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है, फॉर कहाँ लगाना है वाक्य में, और सिंस कहाँ लगाना है। फॉर जो है वो एक समय सीमा को बताता है, जैसे मान लीजिए जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड, यानी ना तो कोई शुरुआत का समय बोला जा रहा है, ना तो वो काम कब खत्म हुआ अंत का समय बोला जा रहा है, मगर वो शुरुआत से लेके अंत तक जो समय सीमा है, यानी वो पीरियड है समय का, उस पीरियड को जब बताया जा रहा है, यानी मान लीजिए मेरा काम शुरू हुआ 4 बजे और मेरा काम खत्म हुआ 6 बजे, यानी 4 या 6 बजे को नहीं बताया जाएगा, लेकिन जब 4 से 6 बजे का जो पीरियड है, यानी 2 घंटे का, वो 2 घंटा जब बताया जा रहा है तो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर का। ठीक है, जब एक सर्टेन टाइम पीरियड को बताया जाता है, टाइम लाइन को बताया जाता है, तो हम यूज करेंगे उस वाक्य में किसका? फॉर का। लेकिन सिंस जो है वो स्पेसिफिक समय के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कोई भी वाक्य में अगर आप देखिएगा कि शुरुआत का समय का वर्णन है या बताया गया है, जैसे मान लीजिए इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है। तो कब से बारिश हो रही है? शुरू कहाँ हुई? सुबह। तो सिंस मॉर्निंग, यानी जब कोई भी काम का शुरुआत का समय बताया गया है उस सेंटेंस में, तब हम लोग यूज करेंगे सिंस का। ठीक है, आई हैव बिन टीचिंग फॉर 2 आवर, यानी मैं 2 घंटे तक पढ़ा रही हूँ। तो ये हो गया, जब हम लोग पूरा टाइम पीरियड को बोलेंगे तो हो जाएगा फॉर, लेकिन जब हम शुरुआत का समय बोलेंगे तो हो जाएगा सिंस। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी अतीत, अतीत यानी बीता हुआ कल। तो इस टेंस के अंडर में भी हम लोग 4 टेंस को पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम जान लेंगे सिंपल पास्ट टेंस को। सिंपल पास्ट टेंस उन कार्यों के बारे में बात करता है जो कि बीत चुका है, जो हो चुका है, यानी जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उन कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं, तब वो काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे I ate cake last Christmas, यानी पिछले साल के क्रिसमस में, क्रिसमस एक फेस्टिवल है आप लोग जानते हैं, तो लास्ट क्रिसमस में, पिछले साल के क्रिसमस में मैंने केक खाया था। तो इस तरह के सेंटेंस जो कि मान लीजिए जो हो चुका है, बीत चुका है, काफ़ी समय हो चुका है उस कार्य को किए हुए, तो वैसे सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में बताएंगे। उसका फॉर्मूला आप जान लो क्या है। सबसे पहले है सब्जेक्ट इज प्लस वर्ब का कौन सा रूप इस्तेमाल हो रहा है इसमें सिंपल पास्ट में? V2। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ I ate यानी ईट का V2 फॉर्म हो गया, वर्ब 2 फॉर्म हो गया ate, तो मैंने V2 फॉर्म यूज किया यानी ate का इस्तेमाल किया। I ate cake, केक हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी कार्य जो कि बीत चुका है, जो हो चुका है, खत्म हो चुका है वो कार्य, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का। ये हो गया बहुत ही सिंपल सा, हैवी सिंपल पास्ट टेंस। हम यही खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कंटिन्यूअस का अर्थ आप समझ चुके हैं, ऐसा काम जो कि खत्म हो गया है। ठीक है, जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो वो चल रहा है, मतलब अतीत में शुरू हुआ और आगे भी चल रहा है जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2
कार्यों के बारे में बात किया जाएगा। एक कार्य जो कि चल ही रहा है, चलने का अनुभव हो रहा है, और एक कार्य जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको स्पष्ट करूंगी। जैसे मान लीजिए, आई वॉज ईटिंग माई लंच व्हेन द बेल रैंग। मैं अपना दोपहर का खाना खा रही थी जब मुझे दरवाजे पे घंटी बजता हुआ सुनाई पड़ा। ठीक है, तो दो कार्य हो गया, एक हो गया खाना खाना और दूसरा हो गया बेल का सुनाई पड़ना। तो मैंने क्या किया, मैं खा रही थी खाना, बेल रिंग हुआ, मैंने अपना चम्मच को वहीं रखा और मैं सबसे पहले जाके दरवाजे पे देखने के लिए गई कि कौन आया है। फिर मैंने देखा कि कोरियर का लड़का आया है, पार्सल लिया, रख दिया। फिर मैं आई और मैं फिर से खाना खाना शुरू कर दी। तो कौन सा कार्य मैंने लगातार कंटिन्यू कर दिया, लंच खाना, ठीक है, खाना खाना। और कौन सा कार्य मेरा खत्म हो गया, दरवाजे पे बेल का रिंग होना और जाके देखना कौन आया है, वो काम मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो दो कार्य इसमें इन्वॉल्व है, दो एक्शन इन्वॉल्व है। एक है ऑनगोइंग एक्शन यानी जो लगातार चलने वाला एक्शन, कंटिन्यूड एक्शन, और एक फिनिश्ड एक्शन यानी जो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ सकते हैं। और ऐसे कार्यों के लिए जिसमें कि दो कार्य इन्वॉल्व है या मौजूद है, वैसे कार्यों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक फिनिश्ड एक्शन है, एक अनफिनिश्ड एक्शन। अनफिनिश्ड यानी ऑनगोइंग कंटिन्यूअस एक्शन है जो कि चलता ही जा रहा है, और एक है जो खत्म हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। अब हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर। वॉज वेयर का इस्तेमाल आपको मैंने बता दिया है। वॉज होगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वेयर होगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। वॉज वेयर इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। प्लस बिफोर यानी वर्ब के साथ जब आईएनजी इंग जब लग जाता है तो बन जाता है बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल मैंने आपको स्पष्ट किया, आई वॉज ईटिंग द लंच व्हेन द बेल रैंग। मैं लंच खा ही रही थी जब बेल रैंग हुआ। इस तरह से आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, अब हम लोग तीसरा पास्ट टेंस को कवर करने जा रहे हैं, वो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें हम अतीत में किए हुए कुछ कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को कब समाप्त किया है या वो कार्य कब खत्म हुआ है, उस निर्धारित समय को भी हम बताएंगे। तब वो वाक्य जो है वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। आपको सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट करती हूँ। We had reached the station before the train arrived. We had reached the station. हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके थे, मतलब हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके थे, लेकिन कब? हमारा पहुंचने का जो कार्य है वो कब खत्म हुआ, कब समाप्त हुआ? जब ट्रेन आई उससे पहले हम स्टेशन पे पहुंच चुके थे। यानी एक समय यहाँ पे बताया जा रहा है, वो समय है कि ट्रेन के स्टेशन में घुसने से पहले हम पहुंच चुके थे स्टेशन पे। तो यहाँ पे एक कार्य को समाप्त करने का समय बताया जा रहा है। वो समय है कि हम लोग स्टेशन पे कब पहुंचे, ट्रेन के घुसने से पहले। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, यानी वी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव। अगर हम लोग यहीं तक खत्म कर देते दैट वी हैड रीच्ड द स्टेशन तो ये अलग बात थी, लेकिन हम लोग इसके साथ एक और लाइन जोड़ दिए कि बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, यानी ट्रेन के आने से पहले ही हम स्टेशन पे पहुंच चुके थे। तो जब कोई कार्य के समाप्त होने का कोई बोध करवाया जा रहा है कोई वाक्य में, तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट। यानी कार्य अतीत में शुरू हुआ और खत्म भी हुआ, लेकिन खत्म होने का एक निर्धारित समय बता दिया जा रहा है, एक अनुमान बता दिया जा रहा है समय का, समाप्त समय का, तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट। चलिए आप लोग को मैं फॉर्मूला भी बता दूं और स्पष्ट हो जाएगा आप लोग को। ये पास्ट परफेक्ट वाले जो सेंटेंस है वाक्य है, उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हैड,
उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे यानी V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोगों ने लिखा वी हैड, वी हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया आपका यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद रीच, यानी रीच का जो V3 फॉर्म है वो होता है रीच द स्टेशन, स्टेशन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इजीली पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यानी एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी, पास्ट परफेक्ट टेंस उन कार्यों को हमें समझाता है या बताता है जो कि अतीत में शुरू हुआ और खत्म भी हो गया अतीत में यानी बीते हुए समय में, लेकिन वो उसका जो समाप्ति का जो समय है वो हमें कोई ना कोई तरह से उस वाक्य में समझाया जाता है, तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कार्य के समाप्ति का समय के साथ जब हम कोई अतीत का कार्य को संबोधित करते हैं तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट। अब हम लोग चौथे वाले टेंस में आ जाते हैं, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ प्रेजेंट टेंस में कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दो टेंस से बना हुआ है, एक तरफ है पास्ट परफेक्ट, दूसरी तरफ है पास्ट कंटिन्यूअस। यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस को जब हम प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज जान लीजिए कि ये कोई अतीत के यानी बीते हुए, जैसा कि पास्ट के कार्यों के बारे में बताया जा रहा है, अतीत के कार्यों के बारे में बताया जा रहा है, इसमें भी दो कार्य इन्वॉल्व है, दो कार्य को हम बता रहे हैं। एक हो गया कार्य नंबर 1, एक हो गया कार्य नंबर 2। अब क्या है, मान लीजिए बच्चे एक रूम में खेल रहे, ठीक है, बच्चे खेल के निकल गए, फिर मैं घुसी और मैंने देखा रूम बहुत गंदा पड़ा हुआ है। मैंने उस रूम को तब तक नहीं सराया या सरियाया भी तो वो काम में समय लगा। तो हम अगर ये बोलेंगे द रूम वॉज अनटाइडी, अनटाइडी मतलब गंदा, द रूम वॉज अनटाइडी बिकॉज द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग, क्योंकि बच्चे वहाँ खेल रहे थे। तो दो इसमें कार्य इन्वॉल्व है, एक है जो कंटिन्यूअस है और एक है जो खत्म हो चुका है। खत्म क्या हो चुका है इसमें, बच्चों का खेलना उस रूम में, वो कार्य खत्म हो चुका है, और दूसरा कार्य जो अभी भी चल रहा है वो क्या है, उस रूम का गंदा होना। तो दो चीज इसमें स्पष्ट किया, दो कार्य को स्पष्ट किया जा रहा है, एक है जो फिनिश हो चुका है जो काम, और एक है जो काम चल रहा है। फिनिश क्या हो गया, बच्चों का उस रूम में खेलना खत्म हो चुका है, दूसरा है हमारा उस रूम को सरियाना, क्योंकि वो रूम बहुत गंदा हो चुका है, वो काम अभी भी चल रहा है और कुछ घंटों तक हो सकता है चलने वाला है। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे उस वाक्य को हम बना सकते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हम लोग सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे, हैड बीन, प्लस कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाएंगे, V4, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, तो V4 यानी वर्ब के साथ जब हम ing लगा देंगे तो वो बन जाएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल फिर से एक बार देख लेंगे, द रूम वॉज अनटाइडी बिकॉज द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग। क्यों वो रूम अनटाइडी था, गंदा था, क्योंकि बच्चे वहां खेल रहे थे। ठीक है, अब मुझे लगता है आप लोग को पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस से आप वाकिफ हो चुके हो। अब हम लोग आ जाएंगे फ्यूचर टेंस की तरफ। ठीक है, फ्यूचर टेंस का जो सबसे पहला टेंस है वो है, जैसे कि हर टेंस में है वैसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कोई भी कार्य जो भविष्य में होने वाला है, ऐसे कार्यों के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक चीज है फ्यूचर में यानी भविष्य के लिए जब आप कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है, या भविष्य में कुछ होने वाला है ऐसा अनुमान कर रहे हो, या फिर किसी से कुछ सजेशन चाह रहे हो, फ्यूचर में कुछ काम होने वाला है उसके लिए किसी से कोई राय मांग रहे हो, सजेशन मांग रहे हो, तो ऐसे परिस्थिति में भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या क्या हो गया, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर में कोई काम होगा ऐसा अनुमान लगाने के लिए,
या फ्यूचर में कोई काम करने जा रहे हो उसके लिए सजेशन मांगने के लिए। ऐसे 3 परिस्थिति में हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। उसका फॉर्मूला देखेंगे और विद एग्जाम्पल। फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शल प्लस V1 वर्ब जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जानेंगे कि विल या शल कहाँ यूज करना है। विल जो है वो प्रेडिक्शंस के लिए यूज होता है। प्रेडिक्शंस का अर्थ क्या है? प्रेडिक्शंस मतलब कुछ अनुमान लगाना, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आई विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो, मैं कल एक गाना गाने वाली हूँ। मतलब मैं अनुमान लगा रही हूँ कि मैं कल कोई गाना गा सकती हूँ, ठीक है। प्रेडिक्शन, इट विल रेन टुनाइट, यानी आज रात को बारिश होगी, ऐसा मैं अनुमान लगा रही हूँ, प्रेडिक्ट कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा, शल कहाँ यूज करते हैं? शल यूज करेंगे सजेशंस के लिए। सजेशंस यानी आपसे मैं कोई राय मांग लूँ, मशवरा मांग लूँ। जैसे वेयर शैल वी गो फॉर टुनाइट्स पार्टी, आज रात की पार्टी के लिए हम कौन से होटल में जाएंगे, मैं आपसे सजेशन मांग रही हूँ। शैल आई क्लोज द विंडो, आपसे मैं राय मांग रही हूँ कि क्या मैं विंडो बंद कर दूँ। तो ऐसे चीज़ों के लिए जब हम कोई सजेशन मांगते हो तो हम वैसे सेंटेंस में शल का इस्तेमाल करेंगे, और जब कोई अनुमान लगा रहे हो तो हम क्या यूज करेंगे? विल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। उसका एग्जाम्पल के साथ मैं आपको स्पष्ट करती हूँ। जॉन, जॉन हो गया सब्जेक्ट, जॉन विल गो टू लाइब्रेरी टुमारो, जॉन आने वाले कल यानी टुमारो जिसको बोलते हैं, जॉन कल लाइब्रेरी जाने वाला है। तो ऐसे भविष्य के काम के लिए, यानी जॉन ने प्लानिंग किया है भविष्य के लिए, कल के लिए, कि वो कल कहाँ जाएगा? लाइब्रेरी जाएगा। यहाँ फ्यूचर प्लानिंग बताया जा रहा है जॉन का। तो जॉन कहाँ जाएगा कल? जॉन कल लाइब्रेरी में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम लोग आएंगे जो अगला टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ ये है, सिंपल तरीके से समझिए आप। कंटिन्यूअस तो आप समझ चुके हो, मतलब आने वाले कल में यानी भविष्य में कोई कार्य होने वाला है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कार्य जो है वो कुछ समय तक चलने वाला है, ठीक है। तो वैसे कार्य को हम किस टेंस से हम लोग निर्धारित करते हैं या समझाते हैं, वो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर से एक बार मैं बोलूँगी, आने वाले काल में या भविष्य में कोई काम होने वाला है और उसका लगातार कंटिन्यूअस कुछ समय तक चलने का अनुमान है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देख लीजिए, माइकल विल बी रनिंग मैराथन दिस संडे, यानी माइकल जो है आने वाले संडे में क्या करने वाला है? वो रेस में, मैराथन एक रेस का नाम होता है जो लंबा चलता है, दौड़ का नाम होता है जो लंबा चलता है। तो वैसे एक दौड़ में हिस्सा लेगा। कब लेगा? आने वाले संडे में। और वो दौड़ जो है वो कुछ समय तक या कुछ दिनों तक भी चल सकता है, ठीक है। तो काम क्या है, कार्य क्या है? माइकल का आने वाले समय में यानी इस संडे को एक दौड़ में हिस्सा लेना, और वो दौड़ का वो कंपटीशन कुछ देर तक चलना, ये समझाता है कंटिन्यूअस टेंस। यानी काम क्या है? भविष्य का काम क्या है? दौड़ में हिस्सा लेना। कब ले रहा है? आने वाले संडे में। और कंटिन्यूअस क्या है? वो दौड़ का कुछ देर तक चलना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये स्पष्ट है। अब हम लोग आ जाते हैं इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी। यहाँ देखिए खासियत ये है कि विल शैल के साथ बी का प्रयोग हो रहा है। प्लस कंटिन्यूअस टेंस में हम जानते ही हैं कि वर्ब का कौन सा रूप का इस्तेमाल होता है? बी फॉर्म, यानी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है और बन जाता है हमारा बी फॉर्म। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। तो इस तरह से हम सिंपल फ्यूचर समझ चुके हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हम समझ चुके हैं। जो तीसरा फ्यूचर टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उन कार्यों के बारे में बात कर रहा है जो कि भविष्य में शुरू होने वाला है, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके लिए वो कब खत्म होगा उसका एक निर्धारित समय बता दिया गया है।
हर एक परफेक्ट टेंस के साथ उसका समाप्ति का जो समय है, वो कार्य का समाप्ति का जो समय है वो बता दिया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वही है कि भविष्य में शुरू होगा, अभी शुरू हुआ नहीं है वो कार्य, लेकिन भविष्य में जो कार्य शुरू होगा वो कब खत्म होगा इसका भी एक निर्धारित समय आपको बता दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, He will have done the painting by this evening. एक बच्चा एक पेंटिंग करने बैठेगा, अभी तक बैठा नहीं है, और वो कभी भी बैठे लेकिन पेंट करने यानी आंख में, तो आज शाम तक उसका पेंटिंग खत्म हो जाएगा, ये सुनिश्चित है। तो यानी कार्य भविष्य में शुरू होगा, कब शुरू होगा इसके बारे में हमें पता नहीं है, कब वो बच्चा बैठेगा पेंट करने, लेकिन ये जरूर पता है कि आज शाम तक वो बच्चा वो पेंटिंग को खत्म कर देगा। ठीक है, तो ऐसे टेंस को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, प्लस विल शैल का यूज करेंगे, प्लस हैव इंपॉर्टेंट है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट तो लगना ही है। ठीक है, V3 यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो। जैसे यहाँ देख लीजिए, he will have done यानी done हो गया, do did done। ठीक है, done हो गया V3 फॉर्म, done the painting by this evening। तो ये आपका हो गया कंप्लीट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम लोग आते हैं चौथा, जो कि अंतिम टेंस है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हर बार हम बताते हैं कि ये टेंस भी जो है दो टेंस का समूह है, यानी फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दोनों से मिलकर बना हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किन कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है, ये हम अच्छी तरह से जान लेंगे। मान लीजिए कि भविष्य में कोई काम शुरू होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका शुरुआत का समय इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है या उस वाक्य से हमें ये इंडिकेट किया जा रहा है, अनुमान दिया जा रहा है कि जो भी कार्य होगा वो कुछ समय तक चलने वाला है। ठीक है, यानी वो सब काम जो फ्यूचर में शुरू होने वाला है वो कुछ समय तक लगातार चलने वाला है। ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके आपको स्पष्ट करती हूँ, बाय जून यानी अभी नहीं, अभी तो मई महीना चल रहा है, जून यानी भविष्य का समय बताया जा रहा है। बाय जून राजू विल हैव बीन, राजू क्या करने वाला है, विल हैव बीन शिफ्टिंग टू अ न्यू स्कूल, राजू क्या करने वाला है, एक नए स्कूल में शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, वो एक टीचर है राजू, और वो एक नया स्कूल को ज्वाइन करने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। लेकिन उस नए स्कूल में वो कितने देर तक रहने वाला है या कितना समय तक वो रहने वाला है, शिफ्टिंग टू अ न्यू स्कूल फॉर अ ईयर, वो उस नए स्कूल में कितना समय तक रहने वाला है, 1 साल तक। यानी वो काम, यानी उसका एक नया स्कूल ज्वाइन करने का काम जो है वो हो गया, लेकिन होने वाला है, लेकिन वो काम कितना देर चलने वाला है, 1 ही साल, उससे ज़्यादा नहीं। यानी एक समय परिधि में उसको सीमित कर दिया गया है। तो ये हम समझ गए कि भविष्य में कोई काम शुरू होगा और वो काम कुछ देर तक चलने वाला है, और कितने देर तक वो काम चलने वाला है वो भी उस वाक्य में स्पष्ट कर दिया जा रहा है। जैसे फिर से मैं बोलती हूँ, बाय जून राजू इज गोइंग टू शिफ्ट टू अ न्यू स्कूल फॉर अ ईयर, यानी राजू कितने दिनों तक उस नए स्कूल में रहने वाला है, 1 साल तक। फिर से देख लीजिए, बाय जून राजू विल हैव बीन शिफ्टिंग टू अ न्यू स्कूल फॉर अ ईयर। अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन, विल शैल के साथ ऐड होगा हैव बीन, प्लस कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा, V4 यानी वर्ब फॉर्म, यानी ing का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ शिफ्टिंग हुआ है, शिफ्ट हो गया बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ ing लगा दिए तो V4 हो गया, प्लस न्यू स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूला को स्पष्ट कर दिए। सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपका बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों इस तरह से हम टेंस का हर एक रूप को स्पष्ट किए हैं आपके सामने, हर एक प्रकार को आपको बताया है, उसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है हर एक डिविजन, हर एक विभाजन टेंस का हर एक प्रकार आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य देने वाली हूँ, होम असाइनमेंट देने वाली हूँ, जिसको आप करो और उम्मीद है आप सटीक रूप से उसको कर पाओगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य देने वाली हूँ, होम असाइनमेंट, ताकि आपको टेंस जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए कि यहाँ कुछ ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, वर्ब यानी कुछ क्रियाएं दिए गए हैं। आपको पूरा वाक्य को पढ़ना है और कौन से टेंस में आप उस क्रिया को लिख सकोगे वो बताना है। जैसे आपको उदाहरण दे देती हूँ, यहाँ देखिए रोहन डैश विथ हिज पेरेंट्स, ब्रैकेट में है टू लिव, यानी रोहन अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। टू लिव जो है वो दे दिया गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, रोहन, रोहन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लिव जो है उसको क्या लिख देंगे, रोहन, यानी ये सेंटेंस जो है ये समझ में आ गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस में है, तो हम क्या लिखेंगे, रोहन के साथ क्या हो जाएगा, V5, रोहन लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, है ना, टू लिव का हो जाएगा लिव्स। उसी तरह हमको ब्रैकेट वाले जो वर्ब्स है, क्रिया है, उसको उस पूरे सेंटेंस के, उस वाक्य के में को पढ़ के समझना है कि कौन सा टेंस में वहां होगा और उस हिसाब से लिखना है। यहाँ देखिए पहला सेंटेंस हो गया, आप थोड़ा सा ध्यान से लिख लें। देयर आर अ लॉट ऑफ क्लाउड्स, इट डैश सून, ब्रैकेट में है टू रेन। दूसरा है द सन डैश इन द ईस्ट, ब्रैकेट में है टू राइज। तीसरा को प्रश्न है वी डैश टीवी व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, हम टीवी देख रहे थे जब बारिश शुरू हो गई, ब्रैकेट में है टू वॉच। चौथा प्रश्न है व्हेन आई ओपन माई आईज आई डैश अ स्ट्रेंज मैन, टू सी को उसके हिसाब से बना के लिख देना है। तो बच्चों ये हो गया हमारा टेंस का चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसको अच्छा से देखें, ध्यानपूर्वक सुने और समझें, ये आपका जीवन भर के लिए आपको काम आने वाला है। उम्मीद है आप लोग सकुशल होंगे, अच्छे से रहिए, घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।